वेलकम स्टूडेंट्स इन दीक्षांत एजुटेक। छात्रों, दीक्षांत एजुटेक पर आपका स्वागत है। कक्षा 9 के लिए जो हिंदी साहित्य स्पर्श भाग 1 9th क्लास के लिए पाठ है एवरेस्ट की मेरी शिखर यात्रा। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। एवरेस्ट की शिखर यात्रा बहुतों ने की। तेनजिंग नोर्गे जो भारत की तरफ से प्रथम भारतीय ऐसे जिन्होंने उच्च स्थान अर्थात हिमालय के सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट की चोटी को छुआ और तिरंगे को लहरा करके वहाँ से वापस आए। उनके बाद और बहुत से लोग गए हैं शिखर यात्रा पर। कई ऐसे व्यक्ति हैं जो शिखर यात्रा के दौरान अपनी जीवन की यात्रा समाप्त कर लेते हैं। कई लोगों ने सफलता हासिल भी की है। उसमें से बचेंद्री पाल जो भारत की प्रथम महिला शिखर पर पहुंचने वाली अर्थात बचेंद्री पाल को यह गौरव प्राप्त है कि भारत की वह प्रथम महिला हैं जिन्होंने भारत के अर्थात हिमालय के सर्वोच्च चोटी को छुआ। भारत की वह प्रथम महिला जिन्होंने शिखर विजय हासिल की वह बचेंद्री पाल। और सबसे बड़ी बात यह है इस बचेंद्री पाल में कि इन्होंने उस शिखर यात्रा की अपनी एक एक घटना को, जैसे हम माला बनाते हैं फूलों का, एक में एक को गूंथ कर एक समान दूरी पर रखकर, ठीक उसी तरह से प्रत्येक घटनाक्रम को सिलसिलेवार ढंग से एक के बाद एक सजा कर उन्होंने एक प्रारूप तैयार कर अपने इस लेख को लिखा है। यह लेख ही नहीं बल्कि उनका जीवन वृतांत है जो उनके उस महत्वपूर्ण पलों, उन महत्वपूर्ण क्षणों का हिमायती है जिन्हें उन्होंने बड़े ही संकटपूर्ण ढंग से जिया, जीवन से लड़ी, अपने मृत्यु से लड़ी। यूँ कहें कि शिखर यात्रा में यूं ही शिखर की यात्रा कोई विजय हासिल नहीं करता, बल्कि शिखर की यात्रा में विजय हासिल वही करता है जो अपने मृत्यु को विजय प्राप्त करता है। आइए बचेंद्री पाल के बारे में हम देखें। बचेंद्री पाल एक बहुत ही हिम्मत वाली लड़की जो भारत के लिए एक गौरव की बात है। आज भी ऐसी बेटी पर भारत अपनी इस बेटी पर गौरवान्वित होता है, गर्व करता है। हम सभी भारतीय बचेंद्री पाल तथा इनके समकक्ष आने वाली उन सभी महिलाओं को, महिलाएं तो शक्ति हैं ही लेकिन यह विशिष्ट शक्ति हैं, ऐसी शक्तियों को सदैव से सलाम करता है, नमन करता है। नमन हम सलाम तो उन सभी वीरों का करते हैं जो अपने देश के लिए अथक प्रयास करते रहते हैं और अपने देश के शौर्य तथा इसके यश की गुणगान गाथाएं पूरे विश्व में व्याप्त करते हैं। ऐसे वीरों को तो हम इतिहास में स्वर्णाक्षरों में नाम लिखा करते हैं। हम उनका सम्मान तहे दिल से, हृदय से करते हैं तथा उन्हें हम देवतुल्य ही समझते हैं। निसंदेह ऐसे लोग ही देश के असली सपूत या सुपुत्री हैं। आइए देखते हैं बचेंद्री पाल के बारे में। बचेंद्री पाल का जन्म 24 मई 1947 में देश आज़ाद हुआ था। भारत अंग्रेजों के गुलाम देश आज़ाद हुआ था 1947 में, जबकि 24 मई 1954 को जन्म होता है इनका। अर्थात आज़ादी के 7 वर्षों के बाद आज़ाद हिंद में एक आज़ाद हर मौला बेटी का जन्म होता है जिसका नाम बचेंद्री पाल। इनका जन्म स्थान चमोली जिले के बंपा गांव उत्तरांचल में हुआ था। पहाड़ों की बेटी
पहाड़ों में जन्मी और पहाड़ की शिखर को प्राप्त की। निसंदेह शिखर के उच्चतम स्तर पर सबसे पहला महिलाओं में नाम लिखवाने वाली यह बचेंद्री चमोली जिले के बंपा गांव में जन्मी थी। निसंदेह वह माता और पिता कितने गौरवान्वित महसूस करते होंगे जिनकी बेटी पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में लिखवाई। इनके माता का नाम हंसा देई नेगी और पिता किशन सिंह पाल था। हंसा देई नेगी और किशन सिंह पाल की यह पुत्री अपने भाई बहनों के साथ ही जैसे अन्य परिवार के सदस्य, अन्य परिवार के बच्चे हंसते खेलते खाते पीते खेलते कूदते बड़े होते हैं, उसी तरह से यह भी बड़ी हुई। इसके जीवन में भी कई तरह की कठिनाइयां आईं। बचपन में यह चढ़ा करती थी, पर्वतों पर चढ़ने की लालसा लिए हुए यह चढ़ना चाहती थी, तो बड़े भाई, इनसे जो बड़ा था भाई, वो मना करता था, अरे तू लड़की है मत चढ़, गिर जाएगी। कई बार इनके हाथ पांव छिल जाते थे, परंतु इन्हें तो कुछ और करना था और यह करके भी दिखा दी। सही कहा गया है कि जब दिल में जज्बा ठान लो, जब हिम्मत से काम लो, तो सफलता कदम जरूर चूमती है। लेकिन हम सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने अगर देखते रहें तो कामयाबी क्या, उसका साया भी हमें नहीं देख पाता। अतः हमें जब मन में यह ठान ली कि यह कार्य करना है तो करना है और उसी तरफ अग्रसर होना है, यह सीख हमें बचेंद्री पाल के जीवन से प्राप्त होती है। इनकी शिक्षा यह संस्कृत से पढ़ी थी और संस्कृत में इन्होंने एमए और फिर बीएड की डिग्री हासिल की। बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन, अर्थात यह पूर्ण रूप से अब एजुकेशन की बैचलर डिग्री अर्थात सम्मान प्राप्त करना होता है। इन्होंने प्राप्त किया था, बैचलर डिग्री प्राप्त किया था और वो भी एजुकेशन में इन्हें सम्मान दिया गया है, सर्टिफिकेट। उसके बाद यह इनकी ख्याति है कि पहली भारतीय महिला सर्वोच्च शिखर विजेता हैं ये। और यह शिखर विजेता कब बनी है, तो 23 मई 1984 को। अर्थात छात्रों, अगर यह सवाल कोई पूछता हो तो सहज ही हमें अवलोकन करना चाहिए। यहाँ पर कई ऐसी बातें होती हैं जो दिखती तो नहीं है लेकिन दिखने के समान ही होती है। जैसे ये नहीं दिखता, अगर अभी तक हम लोगों ने पाठ शुरू नहीं किया, लेकिन ये अगर कोई पूछे कि बचेंद्री पाल ने कितने वर्ष की आयु में शिखर विजय हासिल की थी, कितने वर्ष की आयु में शिखर विजय हासिल की थी, तो देख लीजिए छात्रों, यहाँ 24 मई 1954 और यहाँ 1984। 54 से 84 की दूरी 30 साल, अर्थात 30 वर्ष की आयु में उन्होंने शिखर विजय हासिल की। 23 मई को जन्म हुआ था, 24 मई को, और शिखर विजय हासिल की इन्होंने 23 मई को, अर्थात अपने उम्र के 30वें पड़ाव पर वह शिखर के पड़ाव पर थी, वह हिमालय के सर्वोच्च शिखर के पड़ाव पर थी। सलाम है ऐसी बेटी को भारत की, जिन्होंने अपने मात्र 30 वर्ष की आयु में अपनी जीवन के जज्बे को उन्होंने उस शिखर तक ले गया और ले गई और ले भी गई ऐसी कि पूरी दुनिया देखती रह गई। आइए, इन्होंने इस पाठ में, यह स्वयं ही लेखिका है और स्वयं इन्हीं के जीवन के बारे में हमें पढ़ना है। जब यह शिखर के लिए रवाना हुई थी तब से लेकर और शिखर विजय तक की घटना को सिलसिलेवार ढंग से इन्होंने अपने लेखनी से उघेर दिया है कागजों पर, जिसे हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी ने सम्मिलित कर इन्हें सम्मान दिया है।
और अन्य छात्रों के लिए भी एक मार्गदर्शन प्रशस्त करने का एक मार्ग प्रशस्त किया है, जिससे अन्य छात्रों में भी वह जज्बा, वह हिम्मत प्राप्त हो सके, जिससे वह कुछ कर गुजरने की क्षमता हासिल करें। प्रस्तुत पाठ, पहले पाठ परिचय। इस पाठ में हमें क्या देखना है, क्या मिलेगा? तो प्रस्तुत पाठ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा अर्थात बचेंद्री पाल ने स्वयं से इस यात्रा का वृतांत वर्णन किया है इस पाठ में, इसलिए इस पाठ का नाम ही है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। शिखर का अर्थ होता है सर्वोच्च चोटी। में लेखिका ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचकारी पर्वतारोहण यात्रा के संपूर्ण विवरण को कलमबद्ध किया है। रोमांचकारी, रोमांचकारी अर्थात जो रोमांच भर दे। रोमांच मतलब क्या? ऐसा कौतूहल का विषय जो कि आगे क्या होगा यह पता नहीं, आगे कुछ भी हो सकता है, हम जीत भी सकते हैं और उतना ही प्रतिशतता बनती है हारने की भी, तब हम कहते हैं ये रोमांच है। किसी किसी गेम में देखते हैं कि 6 बॉल 6 रन और मात्र 1 विकेट। अब क्या होगा? विकेट ले भी सकता है बॉलर और बैट्समैन 6 रन ले भी सकता है। जीत किसकी झोली में जाएगी ये तो वक्त बताता है, लेकिन रोमांच फिलहाल बढ़ जाता है। ठीक उसी तरह से रोमांच अर्थात आगे क्या होने वाला है, इसकी जिज्ञासा जब उत्पन्न होने लगे मन में तो उसे रोमांचकारी कहा जाता है। पर्वतारोहण अर्थात पर्वत का आरोहण, आरोहण मतलब पर्वत पर चढ़ना, यात्रा के संपूर्ण विवरण को कलमबद्ध किया है। कलमबद्ध अर्थात कलम से उन्होंने बांधा है। इसमें बचेंद्री ने अंतिम पड़ाव से शिखर तक पहुंचकर तिरंगा लहराने की यात्रा के पल पल का विवरण प्रस्तुत किया है। अर्थात एक छोर जहां से शुरू हुई वह शिखर यात्रा, वह अंतिम पड़ाव और वहां से शिखर यात्रा के एक एक पल की खबर उन्होंने अपनी लेखनी से कलमबद्ध किया। तिरंगा लहराने की यात्रा के पल पल विवरण प्रस्तुत किया है। लेखिका ने एवरेस्ट की इस यात्रा में अपने अभियान दल के साथ कदम से कदम मिलते ही अनेक खतरों और कठिनतम चुनौतियों का सामना किया, क्योंकि वह एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी। विचित्र रूप से आकर्षित थी अर्थात आकर्षण था उनमें एवरेस्ट को देखने की, एवरेस्ट पर जाने की एक मन में उम्मीद और एक लालसा लिए हुए ही वह बचपन से बड़ी हुई थी। उसकी यूं कहें कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अहम बात शिखर तक पहुंचने की ही थी। अर्थात उसने लक्ष्य को बना लिया था अपने और लक्ष्य को भेदना बाकी था। उस लक्ष्य के भेदने के अंतर्गत उन्होंने जिन जिन घटनाओं से उनका सामना हुआ उन्हें उन्होंने कलमबद्ध किया। इस पाठ के आरंभ में दल के नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, आरंभ में ही दल के नेता अर्थात जो दल बना था, एक टीम बनी थी पर्वत शिखर के लिए आरोहण करने के लिए, उस टीम के नेता थे कर्नल खुल्लर। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी मृत्यु को भी आदमी को स्वीकार करनी पड़ती है। एक बार तो लेखिका को मौत के मुंह में जाने से बचाया गया, पर वह इस घटना से हतोत्साहित नहीं हुई और अंततः 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर 23 मई 1984 को दोपहर के 1:07 पर
एवरेस्ट की चोटी पर जा खड़ी, एवरेस्ट की चोटी पर जा खड़ी हुई। लेखिका के इस सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उसे बधाई दी और बोले कि देश को तुम पर गर्व है। इस प्रकार इस पाठ को पढ़ते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि मानो पाठक भी सभी खतरों को खुद झेलता हुआ एवरेस्ट की शिखर पर जा रहा है। यह पाठ इस तरह से लिखा हुआ है जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि बचेंद्री के साथ साथ हम भी चल रहे हैं उसके कहीं आसपास इर्द गिर्द होते हुए, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि उन्होंने घटनाओं को कुछ इसी प्रकार से लिखा है। वह पेशे से लेखिका तो नहीं थी, लेकिन बीएड उन्हें सम्मान एजुकेशन में प्राप्त था और उन्होंने लिखा जिस प्रकार से, ऐसा प्रतीत होता है उनके लेखनी से लिखा हुआ, कलमबद्ध किया हुआ शब्दों को देखकर कि निसंदेह यह किसी मजे हुए लेखिका का लिखा लेख है। आइए देखते हैं आगे, पाठ आरंभ करते हैं। प्रथम में ही लिखा हुआ है कि एवरेस्ट अभियान दल, एवरेस्ट अभियान दल जो दल था बचेंद्री का, जिसमें कर्नल खुल्लर नेता थे और उपनेता प्रेमचंद थे, वह दल 7 मार्च 1984 को दिल्ली से काठमांडू के लिए रवाना हुआ। दिल्ली से काठमांडू के लिए कब रवाना हुआ? तो 7 मार्च 1984 को। 7 मार्च 1984 को शिखर का सफर शुरू हुआ था और 23 मई 1984 को समापन भी हो गया। अर्थात 7 मई से 23 मई का जो समय है वह समय इनके यात्रा का था। किस यात्रा का? बचेंद्री के शिखर यात्रा का। को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। यह अभियान दल जो था वह दिल्ली से 7 मार्च 1984 को हवाई दल से हवाई जहाज के माध्यम से दिल्ली से काठमांडू के लिए। दिल्ली ही क्यों? क्योंकि हमारी राजनैतिक राजधानी है दिल्ली। भारत के किसी भी क्षेत्र में, अगर भारत से किसी दूसरे देश में या किसी क्षेत्र में कभी भारत का नेतृत्व करने वाले जो भी अभ्यर्थी जाते हैं उन्हें दिल्ली से ही रवाना किया जाता है। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था। मजबूत अग्रिम दल, अग्रिम मतलब आगे, आगे का दल। जब भी कभी शिखर यात्रा के लिए कोई दल बनता है हमारे देश में या किसी भी देश में, तो शिखर यात्रा के लिए जब कोई दल बनता है तो उस दल के पहले एक दल भेजा जाता है, क्योंकि वह दल जो अग्रिम दल होता है वह दल जा कर के आगे आगे बढ़ते रहता है। शिखर तक तो पहुंचता नहीं, लेकिन शिखर तक पहुंचने के लिए जो हमारा शिखर दल होता है, अभियान दल होता है, उसको प्रत्येक तरह की सुविधाएं, हवा, पानी, जल, भोजन आदि, टेंट, मेडिसिन या फिर फर्स्ट एड वगैरह वगैरह, ये जो मूलभूत चीज़ें हैं वह मुहैया कराता है। चढ़ने के लिए रस्सी, एंकर्स इत्यादि। तो वह जो अग्रिम दल था वह पहले ही रवाना हो चुका था, जिससे वह हमारे बेस कैंप, बेस माने आधार होता है और कैंप मतलब कुटिया, यानी कि आधार कुटिया अर्थात आधार कैंप बना हुआ था, जो कि बेस कैंप बनाने के लिए अग्रिम दल चला गया था। बेस कैंप मतलब जहाँ ये अभियान दल जाएगा तो ये पड़ाव लेगा, वहाँ रुकेगा, रेस्ट लेगा, खाएगा और तब अपनी आगे की रणनीति तय करेगा। क्योंकि हिमालय पर्वत पर एक ही प्रकार की स्थिति सदैव नहीं बनी रहती, वहाँ मिनटों यूं कहें तो पल पल मौसम का मिजाज बदलता है। कभी हवाएं सूख हो जाती हैं तो कभी बर्फ़ की ढलान मिलती है,
तो कभी बर्फ के गोले बरसने लगते हैं, तो कभी बरसात होने लगती है। तो ऐसे ऐसे मौसम जो कि पल पल में बदलते हैं, वहाँ युक्तियाँ बनाने के बाद ही कोई आरोही दल, पर्वतारोही दल आगे बढ़ सकता है। अन्यथा अगर एक नियम दिल्ली से बना करके कोई आरोहण के लिए चले तो वह संभव नहीं है। वह पत्थर की लकीर बनाकर चले तो वह उसके लिए संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ तो मौसम का मिजाज बदलते रहता है। अतः वहाँ मौसम के मिजाज को देख के ही अग्रिम दल को काम करना पड़ता है। पहुँचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। दुर्गम यानी दुर्गम कहा जाता है जो गमन में दूर हो, अर्थात कष्टदायक हो, उन रास्तों पर, चूंकि रास्तों पर कहीं बर्फ के पहाड़ से टुकड़े गिरते हैं, कहीं बर्फ जम जाता है, तो कहीं बर्फ का तालाब मिलता है। ऊपर से देखने में कांच की तरह लगेगा, पांव रखते ही नीचे, और जो नीचे गया समझो कि गया। नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांवों में होते हैं। शेरपा, यह शेरपा कौन? शेरपा वो होते हैं जो पर्वतों के रास्तों को जानते हैं। वह यदा कदा या सर्वदा पर्वत पर आते जाते रहते हैं। वह मौसम के मिजाज को भी जानते हैं। वह स्थितियों को देख करके कदम बढ़ाते हैं। उनका सहयोग, वह लोकल होते हैं, वहाँ के आसपास के होते हैं। उनका सहयोग किसी भी आरोही दल के लिए अति आवश्यक सिद्ध होता है, क्योंकि वह वहाँ की स्थिति और परिस्थिति से बखूबी वाकिफ होते हैं। यह नमचे बाजार ही था जहाँ से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा। अर्थात नमचे बाजार ये लोग पहुँचे हैं। कहाँ गए हैं? दिल्ली से उड़ान भरा है इनका वायुयान और पहुँचा है काठमांडू। नमचे बाजार काठमांडू में है। काठमांडू के नमचे बाजार में जब ये पहुँचते हैं ये दल, तो बचेंद्री पाल वहीं से प्रथम बार उच्च शिखर को या सर्वोच्च चोटी को देखने का उन्हें अवसर प्राप्त होता है। उसके पहले वह कभी नहीं देखी रहती। और उस नमचे बाजार के आसपास ही शेरपा मिलते हैं, शेरपा कूली, जो पर्वतारोहियों को सहायता प्रदान करते हैं, जो नेपालियों में, और वो जो पहाड़ का सर्वोच्च चोटी है वह नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे यह नाम अच्छा लगा, सागर माथा। सागर और माथा, माथा का अर्थ हुआ सबसे ऊपर वाला हिस्सा, चोटी, और सागर, सागर का माथा। यूं तो पर्वत के नीचे से बहने वाले समुद्र की लहरें होती हैं, जिसमें हम कई कविताओं के माध्यम से ये जाने हैं कि सागर पांव पखारता है। किसका? पर्वतों का। और पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माथा, अतः सागर का माथा, सागर माथा। वहाँ के लोगों ने इस तरह से सागर माथा, उसका नाम, उस सर्वोच्च चोटी के, एवरेस्ट की चोटी को सागर माथा कहा है। क्यों कहा है इसे भी हम देखते हैं। और ये नाम बचेंद्री को बेहद पसंद आया, सागर माथा। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का फूल प्लूम देखा। भारी बर्फ का जो फूल था ऊंचे में, वो प्लूम देखी, बर्फ का फूल देखी, अर्थात भुआ भुआ टाइप का बर्फ, मुलायम बर्फ, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। मुझे बताया गया कि
यह दृश्य ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक गति से हवा चलने के कारण बनता है। जब जिज्ञासा मन में उठती है तो सवाल दूसरे से हम लोग समझते हैं, पूछते हैं। यानी कि बचेंद्री पाल भी देख रही थी फूल जैसी आकृति को, बर्फ का फूल प्लूम कहा जाता है, जिसे जो भुआ भुआ जैसा था। तो उन्हें पता चला कि 150 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे भी अधिक रफ्तार से जब हवाएं चलती हैं, ठंड हवाएं, तब ये बर्फ उड़ते हैं और इनके फूल दिखते हैं। और ये उड़ता हुआ बर्फ का फूल जब एक जगह एकत्रित होता है, जब ऊपरी छोर पर एकत्रित होता है, तो यह फूल जैसी आकृति बनाता है और उसे बर्फ का फूल कहा जाता है। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या उससे भी लंबा हो सकता था और जो फूल बनता है वह ध्वजाकार बनता है, एक झंडे जैसा बन जाता है। और यह बनता है तो यह 10 किलोमीटर या उससे बड़ा भी बन सकता है, अर्थात एक लंबी दूरी हो गई भाई 10 किलोमीटर। और उतना, क्योंकि वहाँ तो हवाएं सब हमेशा चलती रहती हैं। ये अलग बात है कि हवाओं का माप क्या होता है, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। उतनी तो कोई ट्रेन भी नहीं चलती। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था, विशेषकर खराब मौसम में। यह मुझे डराने के लिए काफी था। फिर भी एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। अर्थात बचेंद्री पाल ने अपने मन की बात रख दी है सामने कि जब वह पहुंची है काठमांडू, दिल्ली से 7 मार्च को अभियान दल इनका रवाना होता है 1984 को, और 84 में यह काठमांडू में जब पहुंचती है, काठमांडू के नमचे बाजार जाती है। नमचे बाजार में जब वह पहुंचती है तो वहां से ही उन्हें अपने जीवन में प्रथम बार फूल को देखने का, अर्थात शिखर को देखने का, सर्वोच्च शिखर को देखने का सुयोग प्राप्त होता है। और इस सुयोग को प्राप्त करने के बाद जब उन्हें यह दर्शित होता है कि एक बड़ा सा बर्फ का फूल हमें दिख रहा है, यह फूल की आकृति कितनी अच्छी लग रही है, यह है क्या वास्तव में, यह बनता कैसे है, तो उन्हें पता चला कि 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से या उससे अधिक अगर रफ्तार से चलती है हवाएं, ठंड हवाएं पहाड़ों के ऊपर, तब यह प्लूम या फूल बनता है। और यह फूल आधा किलोमीटर और 1 किलोमीटर नहीं बल्कि 10 किलोमीटर का फूल भी बन सकता है। यानी 10 किलोमीटर एक मायने रखता है। और 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तो किसी ट्रेन की नहीं होती जल्दी, तो उस हवा के रफ्तार में कोई पर्वतारोही आरोहण की क्रिया कर रहा हो तो उसे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हो, यह बात सोच के ही भयभीत करने वाली है। लेकिन बचेंद्री पाल अपने लक्ष्य की सिद्धता के तरफ इतनी आकर्षित थी कि उसे यह डर सताया नहीं, बल्कि उसने हिम्मत करके इसमें फिर आगे बढ़ने की कोशिश की। हिम्मत एक ऐसी चीज होती है जो मेहनत करने के लिए तत्पर करती है, और मेहनत ही वह अंतिम वस्तु है जो हमें सफल बनाती है। छात्रों, जब हम 26 मार्च को, उन्होंने लिखा है कि जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुंचे, यानी सबसे पहले वह दिल्ली से रवाना हुआ दल कहाँ पहुंचा? काठमांडू। काठमांडू के कहाँ? नमचे बाजार। नमचे बाजार से शेरपाओं को लिया।
शेरपाओं को लेने के बाद से वहीं से प्रथम बार देखी और वहाँ ये जानकारी, 2 जानकारी महत्वपूर्ण उसे प्राप्त हुई। क्या क्या कि वो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब हवाएं, ठंड हवाएं चलती हैं पहाड़ों पर तो बर्फ़ का फूल बनता है। और दूसरा यह खबर मिला कि वह फूल 10 किलोमीटर तक का भी हो सकता है। और इसमें पर्वतारोहण कितना कठिनतम हो सकता है, इसकी कामना मात्र, इसकी परिकल्पना मात्र करने पर ही भय से रोम रोम खड़े हो जाते हैं। परंतु लक्ष्य सिद्धता के प्रति आकर्षित बचेंद्री पाल इससे डरती नहीं है और आगे का सफर तय करते हुए पेरिस पहुंचती है। यह पेरिस पहुंचने की क्रिया 26 तारीख को हुई। 7 मार्च का चला हुआ अभियान दल पेरिस पहुंचा 26 मार्च को। अब हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। जो अग्रिम दल इनसे पहले पहुंचा था, उस अग्रिम दल में एक शेरपा कुली की मौत हो चुकी थी। सफर में जितने भी लोग थे या होंगे, सोचिए कैसा उन्हें प्रतीत हुआ होगा, क्योंकि शेरपा कुली अपने आत्महत्या तो किया नहीं। निसंदेह मरने वाले व्यक्ति अपने आप को बचाने का हर संभव प्रयास करता है, जबकि वो शेरपा था, वहाँ रहने वाला था, उन चीज़ों को जानने वाला था, उसकी मृत्यु हुई। यह मृत्यु निसंदेह सबको भयभीत कर देने वाली थी। मृत्यु का दुखद समाचार मिला। खम्भू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से लोहेत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। खम्भू हिमपात मतलब हिम का गिरना। कई तरह की वहां पर प्राकृतिक विपदाओं का भूस्खलन होता है, वहां पर बर्फ स्खलन होता है। कब कौन सा पहाड़ ढहना शुरू कर देगा इसका पता नहीं। यहाँ से लोग जा रहे हैं, पहाड़ ढह गया, बचने का कोई जगह नहीं, जाना ही होगा। उन्हें पहाड़ नहीं बल्कि उन बर्फ के अंदर धंस के दब के शांत हो जाना पड़ेगा, पता ही नहीं चलेगा। न जाने कितने लोग दफन हैं उस बर्फ में। यह तो तब पता चलता है जब बर्फ अपनी परतें हटाता है और तब दिखाई देने लगता है। अलबत्ता बर्फ के अंदर रहा हुआ डेड बॉडी ज्यों का त्यों ही मिलता है, इसलिए शिनाख्त भी हो जाती है, परंतु ऐसा अक्सर नहीं होता। चट्टानें खिसक गई थी और धसकने के कारण खिसक आई थी। 16 शेरपा कुलियों के दल में से 1 की मृत्यु और 4 घायल हो गए थे। यानी जबरदस्त खिसकन हुई थी और उस खिसकन में मृत्यु भी हुई थी और लोग घायल भी हुए थे। अर्थात जो अपने आप को बचाते बचाते बच न सका वो मौत का शिकार बना होगा, और जो बचा पाए हैं वो घायल हैं। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर छाए अवसाद अर्थात घबराहट, त्रासदी, भय को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी मौत को भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करना ही पड़ता है। हम कुछ नहीं कर सकते। यह तो महान अभियान है तो खतरनाक होगा ही। जितने ही महान कार्य होते हैं उतने खतरनाक भी होते हैं। उपनेता प्रेमचंद जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, 26 मार्च को पेरिस लौट आए। आगे जो दल, अग्रिम दल जो चल रहा था, उसके उपनेता प्रेमचंद थे। अर्थात नेता कौन थे? कर्नल खुल्लर। उस दल के, अभियान दल के नेता कर्नल खुल्लर थे और उपनेता थे प्रेमचंद, जो अग्रिम दल के साथ साथ चल रहे थे। वह शेरपा कुली की मौत के बाद वापस आए थे। कहाँ? पेरिस।
26 मार्च को आए थे और ये लोग भी नेमचे बाजार से 26 मार्च को ही पेरिस पहुंचे थे। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खंभू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया, बता दिया कि ऐसी ऐसी असुविधाएं हैं आगे। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 1 पर 6000 मीटर, कैंप 1 पर 6000 मीटर, कैंप 1 ये जो कैंप बना हुआ था यानी अग्रिम दल जो आगे चल रहा था वह अभियान दल को सुविधा प्रदान करने के लिए कैंप स्थित किया था और वह कैंप 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहां तक का रास्ता साफ कर दिया गया है। 6000 मीटर तक जो हिमपात अभी जहां हुआ जिसके वजह से 4 शेरपा कुली हमारे घायल हो गए हैं और 1 की मृत्यु हो गई है, उसके ठीक 6000 मीटर ऊपर है और वहां पर कैंप लगा दिया गया है और वहां तक जाने के लिए रास्ता भी साफ कर दिया गया है। वही साफ करना या कराना या उसके लिए रास्ता बनाना अभियान दल के लिए ही कार्यों को करने के लिए शेरपा कुलियों की आवश्यकता पड़ती है। उन्होंने यह भी बताया कि और क्या बताया, यह भी बताया कि पुल बनाकर रस्सियां बांधकर तथा झाड़ियों से रास्ता चिन्हित कर, अर्थात हम जब जा रहे हैं तो चारों तरफ तो बर्फ है, बर्फीला जगह स्थान हो या चारों तरफ रेगिस्तान हो, हमें एक निशान बनाने की आवश्यकता पड़ती है। जब हम निशान नहीं बनाते तो रास्ता भटक जाते हैं और निशान बना देते हैं तो हमें रास्ता अपने आप जब रिटर्न होते हैं तो मिलते जाता है या कभी भटक जाते हैं तो वह मार्गदर्शन करता है। इसलिए झाड़ियों का सहयोग लेना जरूरी हो जाता है। पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा झाड़ियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा लिया गया है। कितने काम कर दिए गए हैं। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है, बर्फ की नदी को ही ग्लेशियर कहा जाता है। ग्लेशियर बर्फ की नदी होती है, जो बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है, यानी कि बर्फ तो गिर ही रहा है। वहाँ पर हवा का जो बर्फ का प्लूम बना हुआ था उसे तो इन लोगों ने देखा ही था, अर्थात वहाँ पर हवाएं निरंतर चल रही थी, बर्फ स्खलन भी हुआ था, बर्फ की नदियाँ बह रही थी, ग्लेशियर बह रहा था और उन ग्लेशियर्स में अगर ग्लेशियर में कोई फंस जाए तो उसे बचा पाना अत्यंत ही मुश्किल हो जाता है। हिमपात के अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना भी पड़ सकता है। बड़ी अहम जानकारी के साथ प्रेमचंद आए थे, जो उस दल के उपनेता थे। वह ये जानकारी देना महत्वपूर्ण समझे, अतः वह अग्रिम दल को ऊपर छोड़ करके आए थे और उन्होंने जानकारी क्या क्या दी। तो अग्रिम दल जो हिमपात हुआ था जिसमें 1 शेरपा कुली की मौत और 4 घायल हो गए थे, उससे ठीक 6000 मीटर ऊपर पहला कैंप लगाया गया था और यह जो पहला कैंप लगा था इसके लिए समुचित व्यवस्था उन्होंने कर दी थी। रास्ता बना दिया था, पुल बांध दिया था, रस्सियों का सहयोग लेकर चलने लायक बना दिया था, सब कुछ उन्होंने अभियान दल के अनुरूप व्यवस्था की थी। परंतु एक शंका जताई उन्होंने कि ग्लेशियर अभी भी जारी है, अर्थात नदी बह रही है बर्फ की और हवाएं भी चल रही है, कोई ठीक नहीं, ऐसी कोई स्थिति बन सकती है कि हमें फिर से रास्ता को साफ करना पड़े क्योंकि बर्फ गिर सकता है। आइए हम आगे को देखते हैं और देखिए छात्रों, ये पाठ तो बहुत बड़ा पाठ है और इस पाठ को हमने
4 पार्ट में किया है। 4 पार्ट में समझने के लिए इस पार्ट में जो भी हमने पढ़ा, आशा करते हैं कि आप बेहतर ढंग से समझे होंगे और इसने दूर के अंदर संभावना यह बनती है कि आप अगर ध्यानपूर्वक सुने होंगे तो निसंदेह किसी भी सवाल का जवाब देने में आप सक्षम होंगे। अगले पार्ट तक के लिए धन्यवाद।